हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीपीएससी का आप सभी का एग्जाम आने वाला है, कुछ समय ही बचा हुआ है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम बीपीएससी की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की हमारी यहाँ पर आपकी बात टेस्ट सीरीज की बात किया तो 11वां टेस्ट लग रहा है, जिसमें हम फुल लेंथ के टेस्ट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। केजीएस के माध्यम से टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। अच्छा, आज माफी चाहता हूँ, इसके कुछ पेजेस जो हैं आपके हमसे स्किप हो गए या हमें पीडीएफ जो मिली है उसके पेजेस मतलब स्किप हो गए। वैसे किसी भी वीडियो में नहीं होता है, आप चाहो अभी तक का रिकॉर्ड जो है चेक कर पाओगे। तो आज के लिए हम इतना माफ़ी चाहते हैं कि कुछ पेजेस के लिए जो स्किप हो गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। आज खैर हम बात की जाए पहले क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन से बात करने से पहले आपकी जितने भी बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स हैं, उतनी सभी करंट अफेयर्स को हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को दे सकें। एडुटेरिया की पूरी करंट अफेयर्स की किताब, एमसीक्यू, डिटेल सब लगा दिया है, चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन आज की हम इस टेस्ट सीरीज की बात की जाएगी। हाल ही में शुरू किए गए मंडले मेट्रो डिपो के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, विचार कीजिए। तो यहाँ पर एक मंडले मेट्रो डिपो है, इस मंडले मेट्रो डिपो के बारे में बात कर रहा है, विचार करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार कर लेते हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 2B के लिए मंडले डिपो का उद्घाटन एशिया के सबसे बड़े मेट्रो डिपो के रूप में किया गया है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है कि मंडले डिपो जो है आपके मुंबई मेट्रो लाइन 2B का जो आपका संचालन है या कह सकते हो उद्घाटन है, वो एशिया के सबसे बड़े मेट्रो डिपो के रूप में यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके हर लेवल पर 36 ट्रेनें रखी जा सकती हैं, रखी हैं 36 ट्रेनें। दूसरा ऑप्शन आता है कि महाराष्ट्र के थाड़े जिले में स्थित है। तो यह महाराष्ट्र के थाड़े जिले में पहली बात तो स्थित नहीं है, यह मुंबई के पूर्वी उपनगर महाराष्ट्र के मानखुर्द में स्थित है। कहां पर है? मानखुर्द में स्थित है। अब देखो, ठाड़े क्या है कि एक बहुत फेमस जगह है, तो इसलिए ऑप्शन में डाल दिया गया, लेकिन ऑप्शन आपको गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 सिद्धि दर्ज कराई है। तो भारत का ऐसा करने वाला कौन सा राज्य जिसने डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी मामले में 2 सिद्धि दर्ज कराई है? आपका ऑप्शन रहेगा ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य बना हुआ है। ऐसा पहला राज्य है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोनाली मिश्रा हाल ही में किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? भाई, सोनाली मिश्रा है किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक? तो आपका ऑप्शन रहेगा रेलवे सुरक्षा बल की। क्या रखना है? आरपीएफ की। रेलवे सुरक्षा बल की बात किया है तो सोनाली मिश्रा को महानिदेशक मतलब कि डीजी के रूप में जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में पेट्रो में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया और इस लक्ष्य को निर्धारित समय में कितने वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है? तो आप सभी को पता होगा, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है और 20% एथेनॉल को मिलाया जाना था। और इस लक्ष्य को तो मतलब काफी लक्ष्य पहले का था, मतलब शायद 2030 तक का था, लेकिन हमने 5 साल पहले ही, कितना, 5 साल पहले इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और प्राप्त होना भी था। आप सभी को पता होगा, मार्केट में चर्चा है ही, आप बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो 5 साल पहले ही हमने पेट्रोल में 20% एथेनॉल लक्ष्य को प्राप्त जो है कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में सागरमाथा संवाद के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सागरमाथा संवाद के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सागरमाथा संवाद का जो उद्घाटन है काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका थीम थी जलवायु परिवर्तन, पहाड़ एवं मानवता का भविष्य। क्या ये थीम रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। सागरमाथा संवाद की जो आपका उद्घाटन है वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था और थीम थी जलवायु परिवर्तन, पहाड़, मानवता का भविष्य। तो ऑप्शन कहेंगे हम सी वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स के बाद आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के सभी क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऊपर जो छूटे हुए हैं इसके लिए माफी चाहूंगा, अगर मिल जाएगा तो मैं किसी और वीडियो में जो है आपका इंटीग्रेटेड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकीकृत कर देंगे। आस्था पूनिया हाल ही में भारतीय नौसेना विमानन की किस विशिष्ट शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनकर इतिहास उन्होंने रच दिया है? तो आस्था पूनिया भी हाल ही में भारतीय नौसेना की विमानन किस विशिष्ट शाखा में शामिल हुई है? तो आप कहेंगे फाइबर शाखा में शामिल की गई। कौन सी? फाइबर शाखा में शामिल हुई है और ये याद रखना है, और पहली महिला बनकर इन्होंने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेडरिक मर्ज को हाल ही में किस देश का नया चांसलर चुना गया है? भाई, फेडरिक मर्ज को चुना गया है किस देश का? तो जर्मनी देश का नया चांसलर चुना गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार हाल ही में किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है 2025 का, किसको दिया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा मारियंगेला हंगरिया। मारियंगेला हंगरिया को जो है आपको, ब्राजील की प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक है, आपके वैज्ञानिक हैं और इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 के लिए नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों का पहला बेड़ा
किस स्थान पर लॉन्च किया गया है? तो हाइड्रोजन सेल बसों का जो बेड़ा है पहली बार किस स्थान से लॉन्च किया गया है? लेह चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो पंजाब पे टिक लगा देंगे, सिक्किम पे टिक लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का जो पहला बेड़ा जो उद्घाटन है वो लेह लद्दाख में किया गया है और विशेष रूप से उच्च ऊंचाई और पर्यावरण रूप से संवेदनशील, स्वच्छ और हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता को भारत में इसके मिल सके, दिशा मिल सके, इसके लिए वहां पर लॉन्च किया गया है। दीव हाल ही में भारत का ऐसा जिला बना है जिन्होंने अपनी 100% बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया है। तो आप सभी को पता होगा दमन दीप की बात की जा रही है। दीप जिला दादर नगर हवेली और दमन दीप के शासित प्रदेश का एक जिला है दीप, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से 100% बिजली की जरूरतों को पूरा करने वाला जिला बना है। एक तरफ उपलब्धि है और एक तरफ स्थिति है। कौन सी उपलब्धि किस स्थान से संबंधित है? जैसे बात की जाए यहाँ पर बता रहा है कितने युगम यहाँ पर सही होने चाहिए। सरकारी स्कूल में पहली कॉमिक्स लाइब्रेरी राजपालम विरुद्धनगर तमिलनाडु में खोली गई है, करेक्ट है। पहला आधुनिक नदी नौका टर्मिनल गुवाहाटी असम में खोला गया है, बिल्कुल सही है। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार म्यूजियम कोडापुर हैदराबाद में खोला गया है, करेक्ट है। तो आप कहेंगे तीनों की आपकी स्थिति बिल्कुल करेक्ट है, तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ अभ्यास है और एक तरफ देश है। कौन सा अभ्यास किस देश के साथ किया जाता है? जैसे जापान 2025 की बात की जाए तो जापान 2025 भारतीय सेना और रूस की सेनाओं के बीच में किया जाता है, करेक्ट है। टाइगर क्लॉ की बात की जाए, टाइगर क्लॉ भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच में किया जाता है, ये भी सही है। फ्रीडम एज की बात की जाए, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान तीनों की संयुक्त सेनाएं करती हैं, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे कितने युगम सही है? तो तीनों युगम आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ देंगे। एक तरफ देश है और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किए गए सम्मान है। किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है? जैसे बात की जाए यहाँ पर रूस की बात की है तो रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल दिया था, तो आप कहेंगे तीसरा सही है। ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील के द्वारा ग्रैंड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से नवाजा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर एवरेस्ट वाला सही है। मिस्र की बात किया तो मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार दिया, सम्मानित किया है, दूसरे से मिला देंगे। फ्रांस की बात किया तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन से सम्मानित किया हुआ था, क्या रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही रहने वाला है वो सी ऑप्शन सही रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में संपन्न हुए छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है। तो छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी थाईलैंड में की गई है, बिल्कुल बात ठीक है। इसकी थीम थी बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, तो दोनों ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सी वाला, क्योंकि बिम्स्टेक के बारे में दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात की जाए, नगर निगम चुनावों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करके मतदान करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है, बिल्कुल सही कह रहा है। हिमाचल प्रदेश राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरे के प्रमाणीकरण प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये भी सही कह रहा है। सिक्किम औपचारिक रूप से सवेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है और तीनों वेरी इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको जरूर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिकल सेल रोग के लिए विकसित भारत की पहली स्वदेशी किस पर आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इसका नाम जो है बिरसा 101 रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? बिरसा 101 रखा गया है। क्या रखना है? सिकल सेल रोग के लिए भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से क्रिस्पर जीन थेरेपी का नाम बिरसा 101। मंत्रासन जो कि पूरी तरह से भारत में विकसित विश्व का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम है, किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मंत्रासन की बात की जा रही है किस कंपनी के द्वारा, तो भारत में पूर्णतः विकसित और निर्मित विश्व में पहली पोर्टेबल रोबोटिक्स टेलीसर्जरी प्रणाली है और यह एस इनोवेशन इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भाई कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन आएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ आपका ऑप्शन में अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है पारे मरकरी पर मिनामाता कन्वेंशन डेंटल अमलगम के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है, बिल्कुल बात ठीक है।
कारण कहता है कि मिनामाटा कन्वेंशन के अंतर्गत आने वाले देशों ने 2034 तक पारा आधारित डेंटल अमलगम का उपयोग पूरी तरह से बंद करने पर सहमति व्यक्त की है। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, तो ए आर कथन दोनों सत्य और आर्य की व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने हाल ही में किस सेना के लिए 26 राफेल एम विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए? तो भारत के द्वारा किसके साथ में? भारत ने भारतीय सेना की, ध्यान रखना है, भारत ने हाल ही में भारतीय सेना ने 26 राफेल एम विमान खरीदने के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर जो है किए हुए हैं, है ना। और ये किस देश से खरीदे जाएंगे? कोई कमेंट करके अगर बता सकता है तो बताएगा, नहीं तो हम आपको बताएं तो आप कहेंगे फ्रांस से खरीदे जाएंगे। किससे? फ्रांस देश से खरीदे जाएंगे। हाल ही में क्रिस्टी कॉन्वेंट्री निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की पहली महिला एवं अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष के रूप में इन्हें आईओसी की चुना गया है। कौन सा जॉर्वे संस्कृति स्थल एक किलेबंद बस्ती और बड़े अन्नागार के साथ मिलते हैं? तो अभी हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, अब हमारे किसके हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट जो है हो गए हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन में आता है, जॉर्वे संस्कृति स्थल एक किलेबंद बस्ती तथा बड़े अन्नागार के साथ कहां से प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा इनाम गांव से प्राप्त हुए। अब इनाम गांव ये किस राज्य में है? तो आप कहेंगे इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में इनाम गांव से घोड़ नदी के तट पर जॉर्वे संस्कृति का सबसे व्यापक उदाहरण मिलता है, जहां से किलेबंद बस्ती और अन्नागार के साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थल है और पुरातात्विक संकेतक है, इनमें से कितने युगों में यहाँ पर करेक्ट है? जैसे बात किया है कालीबंगा, कालीबंगा से सबसे प्राचीन जुते हुए कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, करेक्ट है। बनावली से हल्की उच्च गुणवत्ता वाले टेराकोटा एवं खिलौना मॉडल की खोज की गई है, ये भी करेक्ट है। दैमाबाद से अगर बात की जाए तो दक्षिणतम चौकी जहां बड़ी संख्या में कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है हड़प्पा संस्कृति के तीनों युगम आपके करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन संख्यात्मक रूप से अधिक प्रचलित थे? तो किस प्रकार के बर्तन थे? आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व का रहा है, सबसे पहले तो याद रखेगा। अच्छा, अब बात की जा रही है कि मिट्टी के बर्तन संख्यात्मक रूप से सबसे अधिक प्रचलित थे, तो कौन से थे? आप कहेंगे लाल मिट्टी के बर्तन सबसे ज्यादा प्रचलित थे, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि मौर्य पूर्व धातु मुद्रा, मौर्य पूर्व धातु मुद्रा के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? प्राचीन पंचमार्क सिक्कों में वर्णमाला शिलालेख जारी करने वाले शासकों का नाम पूरी तरह से यहाँ पर अभाव मिलता है। पंचमार जो आहत मुद्रा भी जिसे कहते हैं, पंचमार क्या आहत मुद्रा जिसे कहते थे, क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है मौर्य पूर्व से पूरी तरह से शासकों के नाम अभाव मिलता है, बिल्कुल सही कह रहा है। सोना पूर्व मौर्यकालीन पंचमार सिक्कों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली धातु थी, तो आपका ये गलत लिखा है, क्योंकि सोना का प्रयोग नहीं किया जाता था बल्कि रजत का प्रयोग किया जाता था। रजत मतलब कि चांदी का प्रयोग जो है किया जाता था, तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ लेखक है, कौन सा ग्रंथ किस लेखक से संबंधित है? मुद्रा राक्षस की बात किया विशाख दत्त से संबंधित है, माल विज्ञान मित्रम की बात किया कालिदास से संबंधित है, मृच्छकट्टम की बात की जाए शूद्रक से संबंधित है, और बुद्ध चरितम अश्वघोष से संबंधित है। इनको चाहो तो याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन एग्जाम में आ सकते हैं। हर्ष की सैन्य पराजय का विवरण देने वाले ऐहोल शिलालेख की रचना किस चालुक्य दरबारी कवि के द्वारा की गई थी? हर्ष की सैन्य पराजय का विवरण देने वाले ऐहोल शिलालेख की रचना किस चालुक्य दरबारी कवि के द्वारा दी गई? आप कहेंगे रवि कीर्ति के द्वारा दी गई थी। इंपोर्टेंट है, प्रारंभिक बादामी चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने प्रसिद्ध राजकवि याद रखना है रवि कीर्ति के बारे में बात की गई है। एक तरफ यहाँ पर अभिकथन और कारण है, ऑप्शन कहता है कौन सा सही है? अभिकथन में चीनी यात्री फायान ने उल्लेख किया है कि चांडाल मुख्य शहरी बस्तियों से बाहर रहते थे। फायान ने कहा क्या है? फायान एक चीनी यात्री था, इसने कहा है कि जो चांडाल थे मुख्य बस्ती से बाहर रहते थे, करेक्ट लिखा है। कारण कहता है गुप्त काल में अस्पृश्यता पूर्वी कालों की तुलना में काफी अधिक बढ़ चुकी थी, तो आप कहेंगे ये भी सही है, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही यहाँ पर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौर्योत्तर शुंग वंश से संबंधित कथनों पर कौन सा ऑप्शन सही है? मौर्योत्तर शुंग के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना के उपलक्ष्य में वैदिक अश्वमेध यज्ञ को किया था। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सीधी सी बात की जा रही है कि अश्वमेध यज्ञ को किया गया था, बिल्कुल ठीक कही जा रही है। सांची स्तूप की पत्थर की रेलिंग का निर्माण शुंग काल में ही किया गया है। जो सांची स्तूप बना है इसमें पत्थर की जो रेलिंग बनी है वो शुंग काल में ही निर्माण किया गया था। आप कहेंगे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, याद रखना है।
कुषाणों ने देवी राजत्व की घोषणा की, कौन सी उपाधि अपनाई तथा जिसका अर्थ स्वर्ग का पुत्र था? तो यह कुषाणों के द्वारा देवपुत्र की उपाधि को अपनाया गया था, जिसका अर्थ स्वर्ग का पुत्र माना जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एस्टाडो द इंडिया मत तथा हिंद महासागर में पुर्तगाली गतिविधियों से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कार्टाज प्रणाली एक समानतावादी व्यापार लाइसेंस व्यवस्था थी, जिसका उद्देश्य एशियाई व्यापारी नेटवर्कों के बीच मुक्त आवागमन को बढ़ावा देना था। तो सीधी सी बात की जाए, मुक्त आवागमन को बढ़ावा देना नहीं था, ना समानतावादी थी, यहाँ पर एक शुल्क देना पड़ता था, तब उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही हो पाती थी, वरना उनके जहाजों को डुबा दिया जाता था। दूसरा कहता है पुर्तगाली साम्राज्य की राजनीतिक संरचना पूरी तरह से आंतरिक स्थलीय क्षेत्रों के अधिग्रहण पर आधारित थी, न कि तटीय नौसैनिक चौकियों पर। गलत। तटीय नौसैनिक चौकियों पर आधारित थी, क्या रखना है? तो ऑप्शन दोनों गलत है। आप कहेंगे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ना तो पहला ऑप्शन सही है, ना ही दूसरा ऑप्शन सही है। कार्टाज प्रणाली दोनों के बारे में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह आपका 1870 में हुआ था। पाइक विद्रोह जिसे अक्सर क्षेत्रीय ऐतिहासिक संशोधनों में प्रमुखता दी जाती है, मुख्य रूप से किस शिकायत के कारण शुरू हुआ था? किस कारण से हुआ था? तो उड़ीसा में अंग्रेजों के द्वारा लगान मुक्त भूमि अधिकारों की अचानक समाप्ति और अत्यधिक भू राजस्व नीतियों के कारण पाइक विद्रोह का सामने आया था। 1817 से यह संबंधित है। और यह कहाँ हुआ था? क्वेश्चन क्या रखना है? उड़ीसा में हुआ था। कभी कभी ऐसा भी आता है पाइक विद्रोह कहाँ हुआ, तो उड़ीसा राज्य में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस जनजाति समूह ने सफलतापूर्वक कांधार को सफवी साम्राज्य से अलग किया, बाद में फारस पर आक्रमण करके उसकी राजधानी इस्फहान पर भी कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पर आपके घलजई जनजाति के लोगों के बारे में बात की जा रही है। घलजई जनजाति के लोग समूह थे, इन्होंने कांधार को सफवी साम्राज्य से अलग किया था और फारस पर आक्रमण करके उसकी राजधानी इस्फहान पर भी कब्जा जो है कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस फारसी शासक ने 1735 में रूस के साथ रणनीतिक संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि कैस्पियन के सभी कब्जे वाले प्रांतों को वापस पाया जा सके? 1736 में अंतिम सफवी शासक को पदच्युत किया, बाद में भारतीय सीमा पर आक्रमण किया था और ये ऐसा करने वाले नादिर शाह था। नादिर शाह ने 1735 में गाजा की संधि की थी, रखना है ना। और नादिर शाह के बारे में बात पूरी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निजाम उल मुल्क के जीवन से संबंधित कौन सा ऑप्शन गलत है? निजाम उल मुल्क के बारे में कौन सा गलत है? उन्होंने सैयद भाइयों की तख्ता पलट में अग्रणी भूमिका निभाई थी, ये तो सही लिखा है। 1724 में हैदराबाद में मुगल साम्राज्य से खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की, नहीं ये गलत लिखा है। 1724 में शंकर खेड़ा के युद्ध में मुवारिज खान को पराजित करने के बाद निजामुल मुल्क ने हैदराबाद पर अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन याद रखना है, मुगल साम्राज्य की स्वतंत्रता की कभी भी इन्होंने खुलकर घोषणा नहीं की थी। तो केवल अच्छा पहला वाला तो सही हो जाएगा आपका, यहाँ पर गलत पूछा है कौन सा, तो आप कहेंगे दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1761 ईस्वी तक मराठा इतिहास के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? 1761 ईस्वी तक के मराठा इतिहास के बारे में बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों को मुख्य भूमि से खदेड़ दिया था, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। और बाजीराव के अगर समय की बात की है, 1720 से लेके 1740 तक का समय रहा है। पानीपत से पहले मराठा ने राजपूतों और जाट सरदारों के साथ सफलतापूर्वक गठबंधन कर लिया था, नहीं गलत है। पानीपत में पेशवा की सेना ने इब्राहिम खान गारदी के नेतृत्व में यूरोपीय शैली की पैदल सेना शामिल थी, तो आप कहेंगे ये आपका सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो आपका सही रहेगा, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1623 में डचों ने किस क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया था? तो ऑप्शन रहेगा इंडोनेशियाई द्वीप समूह। डचों ने इंडोनेशियाई द्वीप समूह में खुद को स्थापित किया और अंग्रेजी प्रयासों को निर्णायक रूप से विफल कर दिया था। 1623 की यहाँ पर बात की जा रही है, रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह पर खोली? अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की बात किया रहे हैं, मछलीपट्टनम में खोली थी। मछलीपट्टनम में मछलीपट्टनम भी कहा जाता था उस समय, याद रखना है। और यह कोरोमंडल तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली। गांधी जी के दर्शन के अनुसार आदर्श सत्याग्रही के बारे में कौन से ऑप्शन करेक्ट है? बात की जाए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। अन्याय का विरोध करते हुए स्वेच्छा से कष्ट सहना चाहिए, ये भी सही है। दुरायोगी से घृणा करनी चाहिए लेकिन अन्याय का विरोध करना चाहिए, नहीं ये गलत है ना। आप कहेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन गांधी जी के दर्शन के बारे में सही है, तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? जैसे गांधी जी भारत लौटे, गांधी जी कब भारत लौटे थे? तो आप कहेंगे गांधी जी 1915 में भारत लौटे।
गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए, कब गए थे? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1917 में की गई। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का विकास कब हुआ? तो 1906 में हुआ था। तो ऑप्शन का यहाँ पर बात की जाए तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा हो जाएगा। बाकी डेट लिख दिया, आप याद कर सकते हो। खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान कौन सा नेता गांधी जी को करीबी सहयोगी के रूप में उभरा? तो खेड़ा सत्य किसान आंदोलन जो हुआ था, अच्छा खेड़ा सत्याग्रह हुआ कब था? तो आपको रखना है 1918 में हुआ था। और यहाँ पर गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में कौन उभरे? आपका ऑप्शन रहेगा वल्लभ भाई पटेल। इनके बहुत करीबी जो है आ गए थे और वल्लभ भाई पटेल करीबी के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित विधायी अधिनियम और घटनाओं पर विचार करें। उपयुक्त में से किसे राष्ट्रवादियों द्वारा राजनीतिक या बौद्धिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले उपायों के रूप में देखा गया है? तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 नहीं, ये नहीं देखा गया। असंतोष की भावना उत्पन्न करने वाले विरुद्ध कानून 1898 सही है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 ये भी सही है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे 2, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। ये आपके राष्ट्रवादियों द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाले उपाय के रूप में देखे गए थे। 2, 3, 4 सही। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भारत की एकमात्र आशा आम जनता से है। यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद ने कहे थे कि भारत की आशा एकमात्र आम जनता से है, या रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट होता आज क्वेश्चन आता है बंगाल के विभाजन के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? बंगाल के विभाजन के बारे में, पूर्वी बंगाल असम में और पूर्वी बंगाल और असम में मुस्लिम आबादी अधिक थी, बिल्कुल सही है। विभाजन के बाद बनाए गए पश्चिमी प्रांत में हिंदू आबादी अधिक हो गई, करेक्ट है। राष्ट्रवादियों ने विभाजन को क्षेत्रीय, धार्मिक दोनों आधारों पर बंगाल को विभाजित करने का प्रयास के रूप में देखा, करेक्ट है। तो आप कहेंगे बंगाल विभाजन के बारे में तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस विधायी उपाय ने वसीयत किए बिना मरने वाले हिंदू व्यक्ति की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के साथ प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकार माना? आप कहेंगे यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में वसीयत के बिना मरने वाले हिंदू व्यक्ति की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के साथ प्रथम श्रेणी का अधिकार माना है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्या रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक कार्यक्रम के कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? स्वदेशी आंदोलन में आर्थिक कार्यक्रम, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था, पहली बात तो याद रखना है। अब राष्ट्रीय बैंकों और बीमा कंपनियों की समय स्थापना की गई, करेक्ट है। स्वदेशी कपड़ा मिलों, माचिस के कारखानों को प्रोत्साहित किया गया, ये भी ठीक है। इस आंदोलन में रासायनिक उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया गया, नहीं ये गलत लिखा है। रासायनिक उद्योगों की हतोत्साहित नहीं किया गया। राष्ट्रवादियों ने रासायनिक विनिर्माण सहित आधुनिक स्वदेशी उद्योगों को विकास का पुरजोर समर्थन किया था। तो पहला और दूसरा सही रहेगा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एक तरफ व्यक्ति और संस्था है और एक तरफ संबंधित योगदान है, किस व्यक्ति की संस्था से संबंधित रहे हैं? जैसे आचार पीसी रे की बात की जाए तो आचार पीसी रे बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर से संबंधित है। अरविंद घोष की बात की जाए तो नेशनल कॉलेज कलकत्ता से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी स्टोर स्थापित करने में मदद से संबंधित है। और आपके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बात की जाए तो 15 अगस्त 1906 की स्थापना से संबंधित है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला, वैसे हमने मिला दी है तो आप इसको भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। 19वीं सदी में, किसकी सदी में? 19वीं सदी में राष्ट्रवादी प्रेस के संबंध पर विचार करें, कौन सा करेक्ट है? विचार कर लेते हैं। इसने आधिकारिक औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की, भारतीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, बिल्कुल बात ठीक है। इसने सुशासन, लोकतंत्र, औद्योगिकरण जैसे विचारों को लोकप्रिय बनाया था, ये भी करेक्ट है। इसने विभिन्न क्षेत्रों राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच में संचार को हतोत्साहित नहीं किया बल्कि प्रोत्साहित किया था। आप कहेंगे तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेखक है और भाषा है, कौन सी लेखक किस भाषा से संबंधित है? जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाए बंगाली भाषा के लिए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की बात की जाए आप कहेंगे असमिया भाषा से, विष्णु शास्त्री चिपलूकर की बात की जाए मराठी भाषा से, और अल्ताफ हुसैन अली की बात की उर्दू भाषा से। आप कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल लेखक और भाषा से संबंधित करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकाल के वर्षों और विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में विचार कीजिए। तो 1860-61 में अकाल हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है।
1865-66 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, बिल्कुल करेक्ट है। 1876 से 78 में मैसूर में अकाल पड़ा, बिल्कुल सही है। और 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, करेक्ट है। तो आप कहेंगे ये सभी डेट और सभी आपके स्थान अकाल के बारे में करेक्ट है। आप कहेंगे डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है कि 1858 के बाद किस निकाय ने भारतीय मामलों पर अंततः सर्वोच्च सत्ताधिकार बनाए रखी थी? 1858 के बाद किस निकाय के द्वारा? आप कहेंगे ब्रिटिश संसद ने सर्वोच्च सत्ता अपने अधिकार में तब भी बनाए रखी थी। इनमें से किस यूरोपीय नेता ने अपने राष्ट्रवादी संघर्षों के जरिए भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया? तो ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर जो है ज्यूसेप्पे मैजिनी ने, ज्यूसेप्पे गेरिबाल्डी ने, आयरिश राष्ट्रवादी नेता ने। ये सभी ने राष्ट्रवादी संघर्षों के जरिए भारतीय राष्ट्रवादियों को भी प्रेरित किया था और सभी कौन थे? यूरोपीय नेता थे। आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला करेक्ट है। सभी अलग अलग जो है, जैसे मैजिनी की बात किया तो यह इटली से संबंधित थे। अगर गैरीबाल्डी की बात की जाए यहाँ पर, गैरीबाल्डी कहाँ के थे? ये भी आपके इटली से ही थे कहीं ना कहीं। और आपकी बात किया है आयरिश राष्ट्रवादी नेता आपके आयरिश से मतलब कि संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? इन आपके चार में से नालंदा आचार्य विश्वविद्यालय कौन से नहीं रहे हैं? नागार्जुन रहे हैं, कौटिल्य नहीं रहे हैं, सीलभद्र भी रहे हैं और शांति रक्षित भी रहे हैं। तो कौटिल्य की बात किया है आपके नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में प्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना तैयार की? तो समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक योजना तैयार की गई थी जिसे क्या योजना कहते हैं? सर्वोदय योजना कहा जाता है। उस सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 के आसपास की गई थी, याद रखना है। और याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय योजना 1938 से संबंधित रही है। पीपुल्स प्लान आपकी 1945 से संबंधित रही है। कई सारी योजना रही कि जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना की पेशकश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार प्रांत की राजधानी के रूप में पटना को आधिकारिक तौर पर घोषित करने वाला नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? तो बिहार को पटना की राजधानी के रूप में घोषित करने वाला जो नोटिफिकेशन है 28 जनवरी 1916 को जारी किया गया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 दिसंबर 1913 को बिहार लोक भवन की आधारशिला किसने रखी? 1 दिसंबर 1913 को बिहार लोक भवन की जो आधारशिला है यह लॉर्ड चार्ल्स बैरन होल्डिंग के द्वारा रखी गई थी। ए ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, जिसे गवर्नमेंट हाउस या राजभवन के रूप में भी जाना जाता था उस समय। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट वैली की सहायता के लिए गठित कार्यकारी परिषद के सदस्य इनमें से कौन थे? तो यहाँ पर विकल्प में बात की जा रही है कौन से विकल्प में? आप कहेंगे ई ए गेट थे, ई वी लेविंगे थे, रामेश्वर सिंह थे दरभंगा के महाराजा। सच्चिदानंद सिन्हा इसमें शामिल नहीं थे। आपका ऑप्शन 1, 2, 3 बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? बिहार और उड़ीसा प्रांत के बारे में कौन सा गलत है? अंतिम औपचारिक घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1912 के तहत की गई, बिल्कुल सही लिखा ये तो। यह घोषणा 22 मार्च 1912 को जारी की गई और नए प्रांत की सीमाओं का उल्लेख किया गया, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कहेंगे जब दोनों सही है तो यहाँ पर गलत पूछा है तो ना कहेंगे कि पहला गलत है ना दूसरा गलत है। एक तरफ भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, और प्रदान किए गए वर्ष यहाँ पर कौन सा सही है? जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात की जाए, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला है? तो आप कहेंगे 2007 में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। सुजनी कढ़ाई को बात की जाए तो आप कहेंगे 2006 में मिला था, ये भी करेक्ट है। भागलपुर के जर्दालू आम की बात की जाए तो 2018 में दिया गया था, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे भाई यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन आईआईटी पटना में किया गया, जिसका नाम क्या है? तो जब आईआईटी पटना में बिहार के सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया जिसका नाम परम रुद्र के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी संबंधित हमारे अब यहाँ पर क्वेश्चन चालू होते हैं। मानसून के प्रभाव के बावजूद बिहार की जलवायु में महाद्वीपता की स्पष्ट विशेषता पाई जाती है, क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिहार में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। दूसरा कहता है, समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर राज्य की भीतरी स्थिति के कारण यहाँ तापमान में मौसमी अंतर काफी अधिक होता है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार की मिट्टी की आमतौर पर नाइट्रोजन, फॉरिक एसिड और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, बिल्कुल बात ठीक कह रही है। दूसरा कहता है कि जलोढ़ मिट्टी हमेशा रासायनिक रूप से समृद्ध होती है, इसमें कभी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती। अब बताओ कोई ऐसी मिट्टी हो सकती है? तो आप कहेंगे गलत है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही रहेगा, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गर्मियों के मौसम में बिहार में लू हवा एक अहम मौसमी विशेषता है,
क्या चलती है? लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है। बिल्कुल कह रहा है, सही है। कारण कहता है कि ये ठंडी और आर्द्र हवाएं होती है। अब लू चल रही है, ठंडी कैसे हो सकती है? गर्म हवा होगी, तो गलत है। केवल ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा, और ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मनीष मंडल को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है? तो डॉक्टर मनीष मंडल को चुना गया है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का? तो आप कहेंगे इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, मतलब कि आईसीएसके ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन तैयार रखना है, डॉक्टर मनीष मंडल की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुकूल राय को हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के द्वारा किस प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो अनुकूल राय को बिहार के मुख्य सचिव के रूप में प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण परियोजना इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? बिहार में एक सिंचाई की परियोजना है जिसे इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है, या फिर सोन बैराज भी कहते हैं, है ना। अब अगर सोन नाम आ जाता तो आपको समझ में ही रहता, इसे सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है और इंद्रपुरी बैराज भी कहते हैं। तो सोन बैराज परियोजना या इंद्रपुरी परियोजना सोन नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। पारंपरिक हस्तशिल्प में अपने योगदान के लिए मशहूर बिंदेश्वरी देवी किस कला के लिए जानी जाती हैं? एक पारंपरिक हस्तकला के लिए मशहूर बिंदेश्वरी देवी किस कला के लिए जानी जाती हैं? सिक्की घास शिल्प के लिए। कौन सी? सिक्की घास शिल्प के लिए जानी जाती हैं। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। मंजूषा कला के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मंजूषा कला के बारे में इसे स्क्रॉल पेंटिंग भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। बहुला बिसारी की लोक कला पर यह आधारित है, ये भी करेक्ट है। 2012 में मंजूषा कला के पहला सीता देवी पुरस्कार स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी को प्रदान किया गया, करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके मंजूषा कला के बारे में करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि चंपारण जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी गई? भाई चंपारण जांच समिति की रिपोर्ट, चंपारण कब का हुआ था आंदोलन? 1917 में। इसकी पहली बैठक 11 जुलाई 1917 को की गई थी, और याद रखना है 11 जुलाई 1917 को इसकी पहली बैठक की गई थी। कब की गई थी? पहली बैठक 11 जुलाई 1917 को की गई थी, और कई निरीक्षण और परीक्षणों के बाद फिर 4 अक्टूबर 1917 को इसकी पहली रिपोर्ट को सौंपा गया, अंतिम रिपोर्ट को सौंपा गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखिए। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो जयप्रकाश नारायण जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुए, इसकी बात की जा रही है। आपका ऑप्शन रहेगा 1929 में शामिल हुए थे जयप्रकाश नारायण। संयुक्त राज्य अमेरिका से जब लौटे तो कार्ल मार्क्स के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था, और यह भारत वापसी के दौरान लंदन भारत में कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए, और 1929 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण रूप से जो है शामिल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे, बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, 2-4 बातें, कौन कौन सी बातें श्री कृष्ण के बारे में आपकी सही है। श्री कृष्ण को लोकप्रिय रूप में बाबू या बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद, यह नारा किस समाज सुधारक ने संबोधित है? कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद, यह आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित है नारा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विचार करें। अब यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो विचार की जाए कि इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ, रेपो रेट इसकी मौद्रिक नीति साधनों में से एक है। तो आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है, आपका डी ऑप्शन रहेगा। आरबीआई के बारे में पूरी बात जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2025 में दुनिया में सामान का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा बना? 2025 में दुनिया में सबसे बड़ा सामान का आयातक देश कौन सा बना है? तो आप कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए बना हुआ है सामान का सबसे बड़ा आयातक, आ रखना है। और किसने कहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, अमेरिका दुनिया में सामान का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। 13.6% की हिस्सेदारी इसने दिखाई है, सबसे ज्यादा। भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? जो नेशनल इनकम का राष्ट्रीय आय का जो आधिकारिक अनुमान है कौन लगाता है? आप कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, मतलब कि एनएसओ के द्वारा की जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, याद रखना है। गिफिन वस्तु वह है जिसके लिए क्या होती है?
कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है उसे गिफेन वस्तु कहा जाता है। एक महंगी वस्तु होती है, निम्न कोटि की वस्तु होती है, याद रखना है। कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, कीमत घटने पर उसकी मांग घट जाती है। मांग के सामान नियम के उल्लंघन करती है, कीमत बढ़ने पर इसकी क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। गिफेन वस्तु एक प्रकार की वस्तु है। भारत में आर्थिक योजना के बारे में विचार करें, कौन सा सही है। भारत में आर्थिक योजना के बारे में क्या विचार करना है। 2015 में योजना आयोग की जगह इसने नीति आयोग ले लिया था, बिल्कुल ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो आप कहेंगे 1951-56 में पहली योजना हेरोल्ड डोमर पर आधारित थी, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों के विकास पर जोर पर केंद्रित थी, 1956-61 से, बिल्कुल करेक्ट है। तो पहली योजना की बात किया 1951 से 56 पर आधारित थी, और दूसरी योजना की बात किया है 1956 से 61 पर आधारित थी। दोनों योजनाएं आप याद रखिएगा। तो आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। राजकोषीय घाटे को कुल व्यय और कुल प्राप्तियों में उधार को छोड़कर जो है राजकोषीय घाटा निकाला जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मूल सूचकांक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारत में मूल सूचकांक के बारे में कौन सा सही है। थोक मूल्य सूचकांक WPI थोक मूल्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल बात ठीक कही गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो CPI होता है वो खुदरा मूल्यों पर आधारित होता है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और भारतीय रिजर्व बैंक अपने ढांचे में WPI मुद्रास्फीति को लक्षित नहीं करता है, CPI को लक्षित करता है, याद रखना है। CPI को लक्षित करता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को, थोक मूल्य सूचकांक को नहीं करता है। तो ऑप्शन पहला दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तेंदुलकर समिति रंगराजन समिति किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे गरीबी से संबंधित है। ये दोनों समिति आपकी गरीबी से संबंधित है, याद रखना है। तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चार्टर एक्ट ने, अब ये पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे कुछ। किस चार्टर एक्ट ने सबसे पहले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था। तो किस चार्टर एक्ट ने किया था। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा बात की जा रही है। पहली बात सिविल सेस को यहाँ पर भर्ती भी की गई थी। दूसरी बात इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल से विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना में एक तरफ उद्देश्य है और विषय वस्तु है, कौन सी विषय वस्तु किस प्रस्तावना से संबंधित है। जैसे बात की जाए यहाँ पर न्याय, न्याय किससे संबंधित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की बात की गई है। समानता की बात की जाए, समानता जो है आपकी, समानता जो है प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात की गई है। और बंधुत्व की बात की है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर की गई है। ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सॉरी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि हमने मिला दिए हैं, आप इसको भी जरूर याद कर लीजिएगा। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कौन सी श्रेणी शामिल नहीं है। कौन सी श्रेणी शामिल नहीं। सशस्त्र बल शामिल है, खुफिया एजेंसी भी शामिल है, राज्य अग्निशमन सेवाएं शामिल नहीं है, पुलिस बल शामिल है। तो आर्टिकल 33 के तहत सशस्त्र बल, खुफिया एजेंसी, पुलिस बल शामिल होता है, याद रखना है। तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है, लेकिन सी वाला ऑप्शन यहाँ पर शामिल नहीं होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता प्राप्त है, क्या ये सही है। अरे भाई गैर न्याय संगत होती है, कैसे होती हैं, गैर न्याय संगत होती हैं, तो ऑप्शन कहीं गलत है। कई नीति निर्देशक तत्वों को कानून बनाकर लागू किया गया है, हाँ ये करेक्ट है। कानून बनाकर लागू किया गया है सही है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएगा कि जनहित याचिका के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। जनहित याचिका के बारे में विचार करना है कि इसे लोकस स्टैंडी पारंपरिक आवश्यकता में ढील देती है। जनहित याचिका बिल्कुल सही कह रहा है, जिसे PIL भी कहते हैं। अदालत के उससे भेजे गए पत्र को रिट याचिका की मान सकती है, क्या ये सही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है दो पक्षों के बीच निजी विवाद को सुलझाने के लिए दायर किया जा सकता है, नहीं ये गलत है। जनहित याचिका दो उपयोगी या दो निजी पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य गरीब, वंचित समुदाय, व्यापक हितों को ध्यान में रखकर PIL को जारी किया जाता है, जिसे जनहित याचिका कहते हैं। तो पहला दूसरा सही रहेगा, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो पक्ष तो आपके बड़े आदमी भी हो सकते हैं, दो पक्ष कंपनी, उससे इसलिए गलत है। यदि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने में विफल रहता है, तो वह क्या हो जाएगा। तो सीधी सी बात हुआ, मुख्यमंत्री नहीं रहता है, पहला वाला ही से अगले चुनाव तक पद पर बना रहता है ना। आप कहेंगे अच्छा ये ऑप्शन पूछा है विफल रहता है तो क्या होता है, तो आप कहेंगे मुख्यमंत्री नहीं रहेगा।
यदि मुख्यमंत्री को नियुक्त होने की कोई व्यक्ति है, निर्धारित समय सीमा मिलती है और भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य बनने में विफल रहता है, तो वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, है ना। आर्टिकल 164 ऐसा प्रावधान करता है। ये ऑप्शन सही है। कौन सा अनुच्छेद संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने, भारत में मिलीजुली संस्कृति के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम से विकसित करने का निर्देश देता है? आप कहेंगे आर्टिकल कौन सा होगा? 35। आपका यहाँ पर 351 होगा। आर्टिकल जो है आपका 351 351 आर्टिकल में कहता है कि अनुच्छेद को हिंदी भाषा बढ़ावा मिलीजुली संस्कृति को अभिव्यक्त करने के लिए अनुच्छेद 351 में बात यहाँ पर की गई है। एक तरफ कथन है, कारण है। कथन कहता है कि चुनाव आयोग चुनाव के समय एक बड़े तंत्र के माध्यम से चुनाव करवाता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि चुनाव तंत्र के अधिकारी चुनाव आयोग के स्थायी कर्मचारी होते हैं। स्थायी कर्मचारी होते हैं, गलत हो गया, है ना। कर्मचारी होते हैं, ठीक है, पहला सही है, तो आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री के बारे में राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। हालांकि वह लोकसभा का प्रमुख सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का भी सदस्य है, तब वह प्रधानमंत्री बन सकता है ना। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य अनिवार्य होना है, ये गलत है। प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का होता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद दोनों सदनों द्वारा होता है, गलत है, जनता द्वारा होता है, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन सही है। किसी राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कौन सा सही है? महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए बदतर होता है। निश्चित कार्यकाल के लिए बस गलत हो गया, तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, निश्चित नहीं आएगा। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म समुद्री धारा क्या कहते हैं? देखो फिर से ज्योग्राफी आ गया। तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म समुद्री धारा होती है, इसे गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब धाराओं को थोड़ा याद कर लो, एग्जाम में मिलाने के लिए आ जाती है। एक तरफ स्थानीय हवा है और क्षेत्र है, कौन सी स्थानीय हवा कहाँ चलती है? जैसे चिनूक की बात की जाए, रॉकी पर्वत एवं उत्तरी अमेरिका में चलती है। मिस्टल की बात की जाए, आपके फ्रांस में चलती है। लू उत्तरी भारत में चलती है और फोन आल्पस पर्वतों पर चलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके ऑलरेडी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भ्रंशन के दौरान खंडित चट्टानी स्तरों का विस्थापन जिस रेखा के अनुदिश होता है, उसे विशेष रूप से क्या कहा जाता है? भ्रंशन के दौरान में खंडित चट्टानी स्तरों का जो विस्थापन होता है जिस रेखा के अनुदिश, उस विशेष रूप को क्या कहते हैं? रेखा को क्या कहते हैं? उसे भ्रंश रेखा कहा जाता है। भ्रंशन के कारण हो रहा भ्रंशन रेखा कहा जाएगा। समुद्री क्षेत्र की किस पट्टी को फ्यूरियस 50 के नाम से जाना जाता है? समुद्री क्षेत्र में ऐसी कौन सी पट्टी होती है, इसे फ्यूरियस 50 के नाम से जाना जाएगा? आप कहेंगे 50 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री दक्षिणी के बीच के जो क्षेत्र होता है, 50 डिग्री उत्तरी 50 डिग्री दक्षिणी के बीच को फ्यूरियस 50 के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली जल संधि को नाविक किस नाम से जानते हैं? काला सागर और मरमरा सागर को जो संधि जोड़ती है, इसको वैज्ञानिक या उसको किस नाविक किस नाम से जानते हैं? द थ्रोस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। द थ्रोस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका नाम और भी कुछ अलग अलग नामों से बोला जाता है, और याद रखना है ना। थोड़ा सा इसको नेट पे भी थोड़ा सा एक बार सर्च कर लेना नाम के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारण की बात की जा रही है? माना जाता है कि अत्यधिक उच्च तापमान के बावजूद पृथ्वी के गहरे आंतरिक भाग में पदार्थ जो है प्लास्टिक मतलब कि अर्ध ठोस अवस्था में मौजूद है। बिल्कुल सही कहता है। कारण कहता है पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान लगातार बढ़ता है, तो आर भी सही कहता है। व्याख्या यहाँ पर सही नहीं कर रहा है, लेकिन ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भूकंप के पैमानों के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? भूकंप के पैमानों के बारे में रिएक्टर पैमाना जो होते हैं मुक्त हुई ऊर्जा के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। भूकंप जब आ चुका होता है उसके बाद मापते हैं, सही है। मर्केली पैमाना भूकंप तरंगों की यांत्रिक रिकॉर्ड का उपयोग करके नहीं, यांत्रिक रिकॉर्ड के लिए नहीं मापते हैं। ये आपकी जो मर्केली पैमाना होता है ये यांत्रिक रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता को देखे गए प्रभावों के आधार पर मापते हैं। उसका प्रभाव क्या रहा उस पर मापते हैं। केवल पहला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ड्रमलिन मुख्य रूप से निम्नलिखित किस सामग्री से बने होते हैं? भाई वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अभी यूपीएससी में भी आ चुका है ये। ड्रमलिन मुख्य रूप से किस सामग्री से बने होते हैं? आप कहेंगे हवा द्वारा उड़ाकर लाए गए लोयस निक्षेप से ड्रमलिन बने होते हैं। याद करने के लिए ड्रमलिन की ना आकृति नेट से देख लेना, सर्च कर लेना ड्रमलिन, तो आपको यहाँ पर जो आ जाएगी हवा द्वारा उड़ाए गए जो रेत वगैरह होती है ना उससे बने होते हैं ड्रमलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंडर शंकु ज्वालामुखियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? सिंडर शंकु ज्वालामुखी के बारे में, ये मुख्य रूप से ढीले सिंडर स्कोरिया से बने होते हैं। आमतौर पर शिखर पर एक क्रेटर के रूप में इनके किनारे खड़ी ढलान वाले हो जाते हैं। इस तरीके से आप ये देखोगे तो इस तरीके से खड़ी ढलान वाले टाइप में हो जाते हैं, सही है। ये अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, पृथ्वी की भूपर्पटी गहराई में बनती है, गलत है। केवल पहला ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की हिमालयी नदी प्रणाली के संबंध पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील कैलाश पर्वत क्षेत्र के आसपास से होता है, ये तो सही लिखा है। शशांकपु झील नामचा पर्वत के आसपास विश्व की सबसे गहरी घाटी को काटकर भारत में प्रवेश करती है, ये भी करेक्ट है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के विपरीत गंगा नदी मुख्य उद्गम हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में होता है, ये भी करेक्ट। अब पूछा है कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, तीनों ऑप्शन सही है। भारत में खनिजों की उपलब्धता के बारे में ऑप्शन यहाँ का सही है। तो भारत में खनिजों की उपलब्धता के बारे में बात की जा रही है। पहला आता है कि व्यावसायिक महत्व वाले काइनाइट भंडार मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही लिखा है। भारत में क्रोमाइट के सबसे बड़े भंडार सुकिंदा घाटी अल्ट्रामाफिक चट्टानों से जुड़े हुए हैं, ये भी करेक्ट है। सलेम के मैग्नेसाइट भंडार आनुवंशिक रूप से धारबाड़ नहीं, गलत है ना। आप कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल नीनो घटना के विकास के बारे में विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, किसके बारे में, अल नीनो घटना के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। क्या बात है कि भूमध्य रेखीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कमजोर होने से गर्म सतही जल भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में पूर्व की ओर खिसक जाती है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है कि भूमध्य रेखीय जो पूर्वी व्यापारिक पवने होते हैं उसकी कमजोर होने पर अल नीनो का प्राथमिक चरण होता है, मतलब ट्रिगर होता है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में एकत्रित रहने वाले जो गर्म सतही जल है वो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के पूर्व की ओर जो है पार खिसकने लगती है। अल नीनो के दौरान पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में थर्मोक्लाइन गहरा हो जाता है और पेरू और इक्वाडोर के तट पर अपवेलिंग दब जाती है, आपका इनकरेक्ट है। अल नीनो के दौरान वार्क सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है, नहीं सर्कुलेशन मजबूत नहीं होता यार, ठीक है, कमजोर हो जाता है, तो तीसरा गलत हो गया, केवल पहला दूसरा यहाँ पर आपका किसके अल नीनो के बारे में सही है। अब आता है एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में उसी तरह संबंधित है जैसे हम्पी संबंधित है। तो एलोरा गुफाएं बात की जा रही है कि महाराष्ट्र में उसी तरह संबंधित है जैसे हम्पी। तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहां पर है, हम्पी कहेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्यों, एलोरा गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ये पूछ रहा है, आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, अच्छा ये सी सेट वाले क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। अच्छा तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन जो सी सेट के होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो मतलब एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे सी सेट के, उस पर कवर कर लेंगे। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हो, और माफी चाहता हूँ आज की जो क्वेश्चन छूट गए हैं या तो मुझे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो हम किसी भी क्वेश्चन में जो है लगा लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आज ही हम आप करेंगे, नेक्स्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।